हे फ्रेंड्स, दिस इज़ अर्पिता एंड वेलकम बैक टू जेसर ट्यूटोरियल्स। आप सब लोग ने सोचा होगा कि मैं आज वीडियो क्यों बना रही हूँ, तो आपने सही सोचा। आज हम लोग सीखेंगे राइटिंग स्किल्स इंग्लिश का, कैसे फॉर्मेट में लिखना है, बिना किसी मिस्टेक्स के लिखना है, आपको कैसे लिखना है, सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आपका राइटिंग स्किल्स होता है 25 मार्क्स का, तो आपको 25 मार्क्स अगर कमाने हैं विदाउट मिस्टेक्स, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। तो स्टार्टिंग हम लोग का राइटिंग स्किल्स होता है लेटर से। लेटर कैसे टाइप के होते हैं? फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल कैसे होता है? जिसमें आप रिक्वेस्ट करते हो, एप्लीकेशन रहता है, कभी भी प्रिंसिपल को भेजते हो या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को भेजते हो, ये सब इंक्लूड होता है आपका फॉर्मल लेटर में। तो आपका फॉर्मल लेटर चालू होता है एड्रेस से। एड्रेस अगर आपको क्वेश्चन में दिया होगा तो वही सेम कॉपी करना है, अगर नेम भी दिया होगा तो वही सेम कॉपी करना है, उसके जगह नहीं तो XYZ लिखना है। तो आपका लेटर स्टार्ट होता है, अगर नाम दिया होगा तो नाम लिखना है, जैसे कि फर्स्ट मेरे क्वेश्चन में था सौरभ दास, तो मैंने सौरभ दास इधर क्वेश्चन में लिखा। नेक्स्ट इधर मैंने एड्रेस लिखा परजीत कॉलोनी पुणे 411051 फुल स्टॉप 23 मार्च 2021 फुल स्टॉप। इसका मतलब स्टार्टिंग का हम लोग का लेटर जब भी स्टार्ट होता है सेंडर्स एड्रेस से चालू होता है। सेंडर्स एड्रेस मतलब जो भेज रहा है एड्रेस, उसके एड्रेस से चालू होता है। आप याद रखिए, जब भी आप लेटर स्टार्ट करते हो तो आपका पहला लेटर स्टार्ट होता है सेंडर्स एड्रेस, जो लेटर भेज रहा है। अगर आपके क्वेश्चन में नेम दिया हो तो आपको स्टार्टिंग में नेम लिखना है सब। अगर कैपिटल में ना लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कैपिटल में अगर स्टार्टिंग के इनिशियल्स लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट आपका जो एड्रेस है वो अप्रॉक्स आपका 2 से 3 लाइन में ख़त्म हो जाना चाहिए। उससे ज़्यादा रहेगा तो डायरेक्टली आपको रॉन्ग मिल सकता है। तो इसलिए आपका जो भी एड्रेस है 2 से 3 लाइन तक ख़त्म हो जाना चाहिए और स्टार्टिंग केस में आपको कॉमा रहना चाहिए। एड्रेस में आपको हमेशा याद रखें कि कॉमा आपका बहुत ज़रूरी है एड्रेस में, इसके बिना आपका मार्क्स इधर कट सकता है। लास्ट में जब आपका ख़त्म होता है वहाँ पे फुल स्टॉप डाल दीजिए। फिर नेक्स्ट आपका आता है डेट। डेट के टाइम पे आपको डेट परफेक्टली लिखना है। आपको ऐसा नहीं लिखना है 23 मार्च, ऐसा करके नहीं लिखना है 23 मार्च 2021। आपको 2021 ईयर मेंशन करना है, मंथ मेंशन करना है और ऐसे लिखना है 23 मार्च। नेक्स्ट तो आपको ऐसा 23 मार्च ऐसे नहीं लिखना है, डायरेक्टली 23 मार्च 2021 फुल स्टॉप, इतने में आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आता है आपको किसका एड्रेस? रिसीवर्स एड्रेस, जिसको मिल रहा है लेटर। रिसीवर्स एड्रेस मतलब जिसको मिल रहा है लेटर। तो मैंने ये लेटर लिखा टू, स्टार्टिंग में आपको लिखना है टू कॉमा द म्युनिसिपल कमिश्नर कॉमा, फिर लास्ट में आपका एड्रेस और इसका पिन कोड। वापस से टू कॉमा जिसको हम भेज रहे हैं द म्युनिसिपल कमिश्नर जो लेटर रिसीव कर रहा है, कॉमा फिलास में इसका एड्रेस एंड पिन कोड फुल स्टॉप। इतना हो गया, ये आपका एड्रेस का फॉर्मेट हो गया। नेक्स्ट आता है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा या रिक्वेस्ट रहेगा, एप्लीकेशन रहेगा, तो आपका कभी भी सब्जेक्ट का जो फॉर्मेट है आपका कभी भी ING फॉर्म में नहीं आता है। स्टूडेंट्स ध्यान रखें, आपका जो भी रहता है इंग्लिश का लेटर का सब्जेक्ट वो ING फॉर्म में कभी नहीं रहता है। आपको हमेशा ऐसे ही फॉर्म में लिखना है, रिक्वेस्ट टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस। आपका जो भी सब्जेक्ट है एक ही लाइन में ख़त्म हो जाना चाहिए। आपका जो भी सब्जेक्ट है एक ही लाइन में ख़त्म हो जाना चाहिए। 2 लाइन में होगा तो बोर्ड एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देंगे, डायरेक्टली उधर कट कर देंगे। और ध्यान रखें ING फॉर्म में बिल्कुल ना लिखे। ING फॉर्म में आपको लिखना ही नहीं है लेटर, नहीं तो आपको डायरेक्टली रॉन्ग मिल जाएगा। आपको अगर एप्लीकेशन लिखा एप्लीकेशन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, या तो आपको रिक्वेस्ट दिया तो डायरेक्टली रिक्वेस्ट लिखिए, रिक्वेस्ट टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। एक ही लाइन में आपका सब्जेक्ट कंप्लीट। और इसको चाहिए तो आप लास्ट में ऐसे अंडरलाइन कर सकते हैं ताकि एक सब्जेक्ट हाईलाइट हो जाए आपका। नेक्स्ट आता है आपको रिस्पेक्ट सैल्यूटेशन, आप कैसे बुलाते हो। आप कभी भी इंग्लिश लेटर में डियर नहीं बोलते हो, ये आपका रॉन्ग होगा। अगर आप डियर लिखोगे तो ये आपका इधर मार्क्स गए समझो। तो आपको लिखना है डियर के जगह रेस्पेक्टेड सर या मैडम, जो अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके हिसाब से रेस्पेक्टेड सर और मैडम। आई सौरभ दास रिसाइडिंग इन पर्टिकुलर दिस एंड दिस इंसिडेंट्स दिस लेटर विद अ थॉट ऑफ रिक्वेस्ट रिगार्डिंग द हिस्टोरिकल प्लेसेस।
मतलब आपका जो लेटर स्टार्ट हो रहा है वो आपका 3 लाइन, इसमें आपका पहले स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन, ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, आपका कितनी उम्र है, कैसे हो, किधर रहते हो, वो सब ज़रूरी नहीं है। आपका सिर्फ बताना आप कहाँ पे रहते हो, आपकी उम्र सब पूछी नहीं, आपको सिर्फ बताना है कि आपका नाम क्या है, कौन से एरिया में रहते हो और आप लेटर क्यों लिख रहे हो। बस ये 3 लाइन में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। 3 लाइन में आपका कंप्लीट हो गया ये आपका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट आता है आप ये लेटर किस टॉपिक पे लिख रहे हो। मैंने इस लेटर को लिखा है ताकि मैं रिक्वेस्ट करी हिस्टोरिकल प्लेसेस को बनाए रखी, उसमें खराबी ना हो, क्योंकि आजकल की जनरेशन बहुत उसमें ग्राफिटी यूज़ करते हैं, स्क्रैचिंग सब रहते हैं, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो उसमें प्रिकॉशंस ले। तो मैंने इधर लिखा है आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द डिटोरिएटिंग स्टेट ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड इट्स ब्यूटी। Most of the monuments are in a pitiable state. There is no proper maintenance of these monuments. Graffiti is seen everywhere, bringing a downfall to the country's beauty. इतने में आपको बताना है कि आपने क्या क्या सोचा, क्यों आपको ऐसे सब करना है, इसलिए आपको सब पूरा मेंशन करना, आपको पर्टिकुलरली आप ऐसा क्यों चाहते हो, किस चीज़ के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, आपका इतने में होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आपका आता है नेक्स्ट 3rd पैराग्राफ। Proper maintenance of these monuments should be our prime concern, so I hope speedy remedial action will be taken to preserve these monuments. ये आपको आना चाहिए। लास्ट में आप सिर्फ एक कंसर्न बताना चाहते हो कि प्लीज़ आप भी कर दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आई होप, मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि आप इस पर रेमेडियल स्ट्रिक्ट एक्शन जल्दी से जल्दी ले लें। ये आपका 3 पैराग्राफ, इसमें आपका लेटर कंप्लीट हो जाना चाहिए, उससे ज़्यादा लेटर बड़ा नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है लास्ट में आपका या फेथफुली और ओबीडियंटली या ट्रूली, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट फेथफुली बेटर वे है लिखने का। या फेथफुली कॉमा जो क्वेश्चन में नाम मेंशन किया है वो आपको लिखना है, लास्ट में आपको जीमेल आईडी लिखना है, इतना ही। आपका लेटर, फॉर्मल लेटर बहुत ईजी है, बस आपको फॉर्मेट पता रहना चाहिए कैसे कैसे करना चाहिए। आपका स्टार्टिंग में आता है सेंडर्स एड्रेस जो भेज रहा है, नेक्स्ट आता है उसका रिसीवर्स एड्रेस जिसको एड्रेस मिल रहा है, सब्जेक्ट इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं आता और एक ही लाइन इसमें कंप्लीट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आपको सैल्यूटेशन देना है, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, डियर आपको नहीं लिखना है। स्टार्टिंग में आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, फिर अपना रीज़न बताना है कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हो, फिर आप चाहते हो सो आई होप, लास्ट में आपको हमेशा ये लिखना है सो आई होप दैट यू वुड टेक इमीडिएट एक्शंस अगेंस्ट दिस एंड दिस, ये इसमें आपको कंप्लीट करना अपना लेटर। फिर लास्ट में आपको लिखना है योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली, योर्स ट्रूली एज पर योर विश, कॉमा जो लेटर में नाम मेंशन किया वो, फिर उसी नाम से आपको जीमेल आईडी बनाना है, इतना ही। आपका फॉर्मल लेटर में मार्क्स यूँ ही मिल जाता है। आपके फॉर्मल लेटर में आपको मार्क्स आसानी से मिल सकते हैं, क्योंकि अगर आप एड्रेस परफेक्ट लिख लिए इधर मार्क्स मिलेगा, इधर भी अगर रिसीवर्स एड्रेस लिख लिए इधर भी मार्क्स मिल जाएगा, सब्जेक्ट विदाउट मिस्टेक्स प्रॉपर लिख लिए वो भी आपका मार्क्स मिल जाएगा, इधर आपने थोड़ा बहुत भी लिखा तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। फिर आपको लास्ट में योर्स फेथफुली ये भी लिखे तो भी मार्क्स मिल जाएगा। ये फॉर्मल का है। इनफॉर्मल में आपका प्रॉब्लम क्या है, इनफॉर्मल आप लिखते हो अपने रिलेशंस को, तो इसमें आपको मार्क्स मिलने का बहुत कम चांसेस रहता है। तो मैं आपसे यही होप करती हूँ कि आप फॉर्मल लेटर ज़्यादा अप्रूव करें और फॉर्मल लेटर ही ज़्यादा लिखें। इनफॉर्मल में आपको प्रॉब्लम है कि आपको टॉपिक्स बहुत सारे इंक्लूड करने रहते हैं, उसमें एड्रेस, सब्जेक्ट ये सब बहुत कम रहते हैं, तो इसमें आपको मार्क्स बहुत लोली है, चांसेस बहुत लोली है इसका मिलने का, इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ आपको फॉर्मल लेटर लिखने का। अब नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक आता है इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र एज पर राइटिंग स्किल। उसमें 2 टाइप के रहते हैं, एक तो वर्बल रहते हैं, वर्बल टू नॉन वर्बल, नेक्स्ट है नॉन वर्बल टू वर्बल। मैं पहले आपको बताती हूँ वर्बल टू नॉन वर्बल क्या होता है। इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र इन शॉर्टली आपको ऐसा एक टाइप का दिया रहेगा जिसको आपको ट्रांसफॉर्म करके वही सेम लिखना है, बट अलग फॉर्मेट में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक पैसेज दिया जाए एग्ज़ाम में क्या क्या होता है, हम लोग को क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और आपको बोले वर्बल टू नॉन वर्बल इसमें करना है, मतलब आपको पैसेज दिया जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल सीरियसनेस ऑफ एग्ज़ाम इधर कुछ दिया है, आपको एग्ज़ाम के बारे में दिया है, तो हम लोग को उसमें पैराग्राफ को पूरा ऐसे चार्ट के इसमें कन्वर्ट करना है। तो हम लोग को पता है कि उसमें डूस और डोंट्स लिखो, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको पता है एग्ज़ाम में हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा एग्ज़ाम के मटेरियल कैरी करना चाहिए, हमें अपना आई कार्ड नहीं भूलना चाहिए, हॉल टिकट नहीं भूलना चाहिए,
हमें क्वेश्चन पेपर एकदम केयरफुली रीड करना चाहिए, दूसरों के पेपर में झांकना नहीं चाहिए। नीड टू स्टे काम ऑलवेज वाइल राइटिंग, हमें हमेशा कामली लिखना चाहिए, घाई में नहीं लिखना चाहिए ताकि हम लोग का मिस्टेक्स ना हो। नॉट टू गेट अपसेट एंड मेक मिस्टेक्स लुकिंग इनटू अदर स्पीडी राइटिंग, हम लोग को दूसरे लोग का पेपर देखकर अरे उन लोग जल्दी लिख रहे, इससे हम लोग को जल्दी नहीं लिखना है। सॉरी। एडवाइजेबल टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर्स, हमें एडवाइस किया जाता है बहुत सारा पानी पीने के लिए। नॉट टू फॉरगेट द चेकिंग ऑफ आंसर्स इन लास्ट 10 मिनट्स, हम लोग को भूलना नहीं चाहिए कि हम लास्ट के जो 10 मिनट्स हैं वो अपने पेपर चेक करने के लिए रखें। तो ऐसे आपको अगर एक पैसेज दिया जाए, अगर आपको एक भर के एक पैसेज दिया जाए और उसको बोले जाए वर्बल टू नॉन वर्बल में करना है, तो आपको वर्बल मतलब पैसेज, नॉन वर्बल मतलब चार्ट फॉर्मेट पे। अगर आपको इसी क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन में बोला जाए नॉन वर्बल टू वर्बल, अगर आपको ऐसा टाइप का अगर चार्ट दिया जाए और बोले इसको वर्बल फॉर्मेट में करें तो आप इजीली कर सकते हैं। बट मेन प्रॉब्लम है कि आपको हेडिंग हमेशा देना चाहिए, ये हर एक किसका प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं बोलूँगी बट बोलूँगी बस इसको एकदम परफेक्टली लिखना चाहिए और हमेशा हेडिंग को हाईलाइट रखना चाहिए ताकि एग्जामिनर भी देखे और बोले हाँ इसने हेडिंग लिखा है करके। तो आपको स्टार्टिंग में हमेशा हेडिंग लिखना चाहिए। फिर अगर आपको बोला है इसमें वर्बल टू नॉन वर्बल तो आपने नॉन वर्बल इसमें फॉर्मेट में कर दिया। अगर इसने बोला नॉन वर्बल टू वर्बल तो आप इसको वापस से पैसेज में कन्वर्ट कर सकते। ये भी आपका टॉपिक बहुत ईजी है, इसमें भी स्ट्रेसफुल कुछ नहीं है। बट एक पॉइंट आपको हमेशा नोट करना चाहिए कि आप अगर कभी भी लिखते हो अगर इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र, तो आपको वर्बल टू नॉन वर्बल इसमें जो पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है वही लिखना है। आपको इरेगुलर टॉपिक्स कुछ भी अगर जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं दिए वो आप लिखोगे तो इसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ये 5 मार्क्स का रहता है तो आपको इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप कुछ भी दूसरे अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लिखते हो तो आपको हमेशा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही इंक्लूड करना है एज पर द रूल। वर्बल टू नॉन वर्बल या तो नॉन वर्बल टू वर्बल दोनों इसमें सेम, इसमें आपको ऑप्शन रहता है वर्बल टू नॉन वर्बल और नॉन वर्बल टू वर्बल। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है राइटिंग स्किल्स में वो है स्पीच राइटिंग। स्पीच राइटिंग में तो आपने सुना ही होगा, हर एक ओकेशन पे हम जब स्पीच बोलते हैं कुछ अच्छा बोलते हैं तो इसे स्पीच राइटिंग कहा जाता है। अगर आपको सपोज एक टॉपिक दिया है राइट अ स्पीच फॉर एन इंडिपेंडेंस डे और राइट अ स्पीच फॉर अ टीचर्स डे तो आप लिख सकते हैं। ये स्पीच राइटिंग में बहुत ईजी है। स्पीच राइटिंग में सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग बाय द वे। A very pleasant good morning, respected principal, sir, worthy teachers, senior, junior, and my dear friends. Myself, Dash, standing before you to speak on Teachers' Day. I would like to thank my golden teachers for giving me this golden opportunity to speak in front of you all. इन शॉर्ट आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन करना है अपना माई-सेल्फ, जो मैंने इधर अंडरलाइन किया, आपका नाम, स्टैंडर्ड डिवीजन जैसा आपको बोला जाए वैसा, और इंट्रोडक्शन देना है। एक प्लेजेंट सी गुड मॉर्निंग, हैप्पी वाली गुड मॉर्निंग आपको सब लोग को विश करना है। टीचर्स, जूनियर्स, सीनियर्स जितने भी हैं सबको आपको विश करना है और बोलना है आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है उसके लिए आप बहुत थैंकफुल हो। ये आपका स्टार्टिंग पैरा होगा। नेक्स्ट पैरा इसमें आपको इंक्लूड करना है कि आपके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है उस डे का। फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे क्या क्या हुआ था, नेशनल लीडर्स लोग ने क्या क्या किया, इस ओकेजन पे आप क्या करना चाहते हो। तो ये टॉपिक है टीचर्स डे। टीचर्स हम लोग की लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट है, टीचर्स के बिना वो लाइफ नहीं इंक्लूड कर सकते वो सब, जैसे कि मैं आप पढ़ के बताती हूँ। टीचर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। we can't imagine our life without the blessings of knowledge. Well, a teacher is a friend, philosopher, and a guide who touches our heart. We can't ignore the contribution of our teachers at all. Some quotes on teachers are as follows. आपको स्पीच राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हो नेशनल लीडर्स, बुक्स, कुछ भी आप इंक्लूड कर सकते हो, बट स्पीच राइटिंग अप्रॉक्स आपका 1 पेज में होना चाहिए, 1 पेज से ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपका स्पीच राइटिंग है। आप भी सोचते होंगे स्पीच अगर ज़्यादा बड़ा रहेगा तो आपको भी कितना बोर होगा, क्या पका रहे, ऐसे सब सोचते रहेंगे, इसलिए आपको स्पीच भी 1 ही पेज में कंप्लीट करना है। तो आपको टीचर्स लोग का इम्पोर्टेंस लिखना है, टीचर्स लोग आपके लाइफ में क्या क्या किए, आपको कितना गाइडेंस दिए, वो सब आपको सेकेंड पैरा में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल इधर दिए, व्हाट इज़ अ टीचर? आई विल टेल यू, ही इज़न्ट समवन हु टीचेस समथिंग बट समवन हु इंस्पायर्स द स्टूडेंट्स।
Importance of teacher. Google can give you millions of related information, but a teacher gives you true knowledge. आपको ऐसे एकदम लाइन, ऐसे पंच लाइन मारना, एकदम मतलब सुनने के लिए भी अच्छा लगे वैसा आपको स्पीच लिखना है. राइटिंग स्किल्स पूरा आपके स्किल्स के ऊपर, आप कैसे लिखते हो, कैसे उसको सजाते हो, कैसे आपको दिखाते हो, आपकी वोकैबुलरी कितनी अच्छी है, वो सब आपको बताना है इसमें. लास्ट में आपको एंड करना है. I would only say that if you are trouble choosing your path in life, they are the only angels who rescues us. At last, I would like to thank all of my angel teachers, friends for patiently listening to me. I thank for everything they did to us. Last में आपको thankfully बोलना है आपको कि मैं थैंकफुल हूँ इस चीज़ के लिए. आपको लास्ट में थैंक यू से एंड करना अपना स्पीच. स्पीच राइटिंग में बहुत ईजी है. इधर भी आपका 5 मार्क्स आराम से मिल सकता है अगर आप एकदम परफेक्टली लिखेंगे तो. परफेक्टली अगर आपने थोड़ा बहुत मिस्टेक सब किया तो अप्रॉक्स आपको 4 to 4.5 तक मिल सकता है. एनीहाउ स्पीच राइटिंग भी आपका बहुत इजी है अगर आपने हेडिंग अच्छे से लिखा, इंट्रोडक्शन अपना अच्छे से किया, टीचर्स लोग का इम्पोर्टेंस बताया, फिर लास्ट में थैंकिंग यू, ये सब आपने करेक्टली बोल दिया तो आपको आराम से मार्क्स मिल सकते हैं. नेक्स्ट आपका राइटिंग स्किल्स में टॉपिक आता है व्यू एंड काउंटर व्यू. व्यू एंड काउंटर व्यू में बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखिए बहुत कंफ्यूज में रहते, इसको ऐसे लिखना है कि वैसे लिखना है. हर एक बार ये आपका यही डाउट रहता है. चलो मैं आपको बताती हूँ कैसे लिखना है. अगर फॉर एग्जांपल आपको एक टॉपिक दिया जाए, होममेड फूड आर नॉट एज गुड एज रेस्टोरेंट फूड और रेडीमेड फूड, तो मतलब आपको जो टॉपिक दिया उसके ऑपोजिट लिखना है. फॉर एग्जाम्पल टीचर्स आर एंजल्स इन आवर लाइफ, अगर आपको टॉपिक दिया जाए तो आपको इसके ऑपोजिट लिखना रहेगा. ऐसा दिया नहीं जाएगा आपको टॉपिक, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ. बट अगर आपको जो भी टॉपिक दिया जाए उसके हमेशा आपको ऑपोजिट ही लिखना है. आपको अगर बोला जाए राइट काउंटर व्यू ऑन दिस टॉपिक, तो आपको हमेशा उसके ऑपोजिट ही लिखना रहता है. आपको पॉइंट्स भी दिए जाते हैं कि आपको कैसे कैसे लिखना है, आपको मेंशन भी किया जाता है कि आपको कैसे कैसे उसको दिखाना है करके. तो मैं बताती हूँ आपको कैसे लिखना है. फॉर एग्जांपल मेरा टॉपिक था होममेड फूड आर एज नॉट एज गुड एज रेडीमेड फूड और रेस्टोरेंट फूड. तो मैंने तो सबसे पहले टाइटल उसके ऑपोजिट लिखा है. जो लिखा है मैंने होम कुक्ड फूड बेस्ट इन द यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स में सबसे बेस्ट है. तो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ. एवरीबडी लव्स द माउथ सेवरिंग स्ट्रीट फूड्स और फूड मेड बाय रेस्टोरेंट्स, बट एनीवन हैव competed against them? The answer is yes. The one and only tough competitor in this universe is the homemade food. They have like lots and lots of varieties. Restaurants food maybe it is somehow good, but it is not compatible as our mom's food. The love and affection doesn't always represent in restaurant food. They are quite simple, not as hardly as mouth-watery, but still okay. Maybe it is good, but it seems worth a while to cook it and serve at restaurants. But the homemade foods are worth a while to wait and is quite epic and savory. It requires a lot of time to prepare a particular dish due to continuous service at restaurants. In contrary to that, homemade foods can take less time with the help and love of family members. The dishes keep on repeating at restaurants, but there are variations in homemade foods. Sometimes the food at restaurants are unhygienic, but it is quite hygiene in the love of homemade food. तो इसमें आपको बताया है कि आपको होममेड फूड आपको क्यों अच्छा लगता है कंपेयर टू रेस्टोरेंट फूड. अगर आप रेस्टोरेंट्स में भी जा रहे हो तो कभी कभी बोल सकते हो उधर अनहाइजीनिक है, उन लोग कैसे बनाते हैं हम लोग को पता नहीं. तो हम लोग की होममेड फूड में कैसे है, मम्मी लोग का सब प्यार छुपा रहता है, मम्मी लोग अच्छा बनाते हैं. इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ बस व्यू एंड काउंटर व्यूज़ में आपको जो भी टॉपिक दिया जाए उसका हमेशा ऑपोजिट ही लिखना है. स्टूडेंट्स ये बात ध्यान रखें. आप जब भी कोई टॉपिक लिख रहे हो अगर दिया जाए फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंस डे इज़ वन ऑफ द ब्यूटिफुल डे इन द वर्ल्ड, तो इसके ऑपोजिट आप लिख रहे हो तो आपको ऐसे लिखना है इंडिपेंडेंस डे इज़ नॉट ओनली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल डे इन द वर्ल्ड. ऐसा करके आप ऑपोजिट लिख रहे हो. बट आपको स्टार्टिंग में हेडिंग्स देना है, स्टार्टिंग टाइटल से शुरुआत करना है और लास्ट में उसको हाईलाइट करना है. आपको बस हाईलाइट करके हाईलाइटर से नहीं करना है, उसको लास्ट में अंडरलाइन करके बताना है ताकि आप टाइटल लिख रहे हो करके. ये हुआ आपका व्यू एंड काउंटर व्यू.
व्यू एंड काउंटर व्यू एक रहता है और आपको एक स्पीच राइटिंग, ये दोनों इसमें आपको ऑप्शन रहता है, आप इस दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका राइटिंग स्किल्स टॉपिक में आता है एक्सपांड द प्रोवर्ब और एक्सपांड द फॉलोइंग। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक एक्सपांड द प्रोवर्ब दिया है, प्रोवर्ब दिया आपको हेल्थ इज वेल्थ, तो इसके ऊपर आपको एक्सपांड करना है, आपको बताना है हेल्थ आपके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, उसका वेल्थ के साथ कंपैरिजन क्यों किया जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है हेल्थ इज वेल्थ इज अ कॉमन प्रोवर्ब विच रिवील्स अ वेरी सिंपल मीनिंग बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ हेल्थ विथ वेल्थ। It is said in this proverb that health of a man is as much important as the wealth to live a healthy, peaceful and prosperous life. There is no success in people's life if they suffer with bad health. Unhealthy people carry various diseases so they cannot enjoy the real pleasure of being a rich people. इन शॉर्ट मैंने आपको यहाँ पे सब बताया कि हेल्थ और वेल्थ का क्या कंपैरिजन है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप अपने लाइफ में प्रॉस्पेरिटी सब कमा सकते हो, उसके बिना आप नहीं अच्छे रह सकते हो। वेल्थ सब कुछ खरीद सकता है बट हम लोग का हेल्थ अच्छा नहीं खरीद सकता। जब तक हम हेल्थी है तब तक हम जी सकते हैं। तो वैसे आपको जो भी प्रोवर्ब दिया है उसको एक्सपांड करना है। आप सोच रहे होंगे अरे टीचर हमें तो प्रोवर्ब पता ही नहीं, तो इसलिए आपको बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है। आप अपने मोबाइल के थ्रू प्रोवर्ब्स पूरा ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे प्रोवर्ब आएंगे, इसके मीनिंग आएंगे, तो आपको सब ढूंढ के अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि उसका बेसिक मीनिंग क्या है। एक्सपांड द आइडियाज़ में भी आपको आसानी से मार्क्स मिल सकता है, बट अगर आप ऑफ ट्रैक जाओगे, ऑफ ट्रैक मतलब अगर आप कुछ भी आलतू फालतू लिखोगे, कुछ भी अगर इधर का टॉपिक उधर का टॉपिक कुछ भी आप लिखोगे तो आपको रॉन्ग मिलेगा, मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको ऑफ ट्रैक नहीं जाना है, आपको अंडरस्टैंड करना है कि प्रोवर्ब का बेसिक मीनिंग क्या है, उसके आगे ही आप लिख सकते हैं। अगर आपने इसका मतलब नहीं समझ के लिखा तो आपको डायरेक्टली रॉन्ग मिल सकता है। आपको ऑफ ट्रैक नहीं जाना है। आप चाहे तो एक्सपांड इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो। हेल्थ इज़ वेल्थ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टीव जॉब्स का अगर एग्जाम्पल दे रही हूँ, उसने एप्पल कंपनी कैसे बनाया, वो सब अगर आप बेसिक टॉपिक अगर इंक्लूड भी कर रहे हो ना तो आपको एग्जामिनर अच्छे से मार्क्स देगा। उनको भी लगेगा हाँ इसने बहुत अच्छे से पढ़ा, इनको नॉलेज है करके मार्क्स वो दे देंगे आराम से। आपको भी एक्सपांड अप्रॉक्स 1 पेज का लिखना है, इससे ज़्यादा मत लिखिए, आपका टाइम वेस्ट होगा। लास्ट आपको कंक्लूजन लिखना है, आपको कैसे समझा, क्या समझा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इधर लिखा है मेंटेनिंग हेल्थ इज सिंपल नॉट एज ईजी एज सीम्स। Good or bad health depends on several factors including our habitual life, environment, air, climate, financial status, etc. We can buy anything from money but not the grim reaper's invitation. In short मैंने ऐसा लाइन लिखा है जिससे आप समझ सकते हो कि हम सब कुछ चीज़ पैसे से खरीद सकते बट अपनी हेल्थ नहीं खरीद सकते। जब तक हम सेहतमंद हैं तब तक हम प्रॉस्पेरिटी अपनी लाइफ में खरीद सकते हैं। वैसा नेक्स्ट आपका राइटिंग स्किल्स में टॉपिक आता है न्यूज़ रिपोर्ट राइटिंग। तो आपको न्यूज़ रिपोर्ट आपने देखा रहेगा न्यूज़पेपर्स में कि न्यूज़ कैसे सब लिखते, वैसे ही आपको इन शॉर्टली यहाँ पे भी लिखना है। आपको वैसे ही सेम स्टार्टिंग में टाइटल देना है, फिर आपको लिखना है बाय द न्यूज़ रिपोर्टर या तो स्टूडेंट्स रिपोर्ट, बाय द स्टूडेंट्स रिपोर्ट। मोस्टली स्कूल में बताया गया है कि बाय द स्टूडेंट्स रिपोर्ट ही लिखना है। आप अपने फ्रेंड से भी कंफर्म कर दे, बट मोस्टली ज़्यादातर बाय द न्यूज़ रिपोर्टर ही करके लिखा जाता है। फिर नेक्स्ट वो इंसिडेंट कहाँ पे हुआ, किधर हुआ, उसका तारीख के सब आपको लिखना है। फॉर एग्जांपल ये इंसिडेंट है जो बच्चे फायरवर्क फैक्ट्री में फंस गए थे, उनके बारे में इंसिडेंट है जहाँ पे फैक्ट्री का नाम लिखा गया और ये मंथ और डेट लिखा गया। बस आपको ईयर लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको इंसिडेंट कहाँ पे हुआ वो लिखना है और आपको मंथ और डेट लिखना है। फिर यहाँ पे आपको 2 डॉट्स मारने, फिर आपको इंसिडेंट कंटिन्यू करना है, इंसिडेंट चालू करना है। इंसिडेंट का कंक्लूजन स्टार्टिंग में बोलना है कि कैसे हुआ। आपको स्टार्टिंग पैरास में डिटेल नहीं लिखना है कि कैसे कैसे हुआ, स्टार्टिंग में सिर्फ आपको बताना है कि फायरवर्क फैक्ट्री से जो बच्चे थे उन लोग को हॉस्पिटल भेजा गया, ये पहले आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट आपको लिखना है कैसे इंसिडेंट हुआ। जैसे कि इधर मैंने लिखा है acting on a tip of the anti-child labor cell raided the premises, the owners objected to the accusation and insisted that there were no children working anywhere in the factory. However, the trained dog sniffed out the children who were hidden in a tiny room.
It was indeed a pitiable sight, said one of the officers. We had tears in our eyes. Their skins were burnt. All of them were severely malnourished. The owner has been arrested and will be tried in court. One wonders how can human be so cruel. इन शॉर्ट आपको लिखना इंसिडेंट कैसे हुआ, उसके साथ जस्टिस हुआ, इनजस्टिस हुआ, आपको सब डिटेल इसमें लिखना आपको। न्यूज़ रिपोर्ट आप चाहे अप्रॉक्स आपको हाफ एंड मोस्टली 2-3 लाइन कवर करना, बट आपको पूरा पेज नहीं लिखना न्यूज़ रिपोर्ट। इसमें न्यूज़ रिपोर्ट आपका रहता है 5 मार्क्स का, बट आपको कवर हाफ पेज से थोड़ा ज़्यादा कवर करना रहता है, उससे ज़्यादा नहीं। न्यूज़ रिपोर्ट आपको सिर्फ बताना इंसिडेंट कैसे कैसे हुआ, क्यों हुआ और किस लिए हुआ। तो आपको स्टार्टिंग में इधर हेडलाइन लिखना है, उसको अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है, ऐसे अंडरलाइन करके फिर आपको लिखना है बाय द स्टूडेंट्स रिपोर्ट, एक लाइन छोड़ के, फिर वो इंसिडेंट कहाँ पे हुआ, मंथ, डेट, फिर आपको चालू करना है आपको पूरा न्यूज़ रिपोर्ट। आपका न्यूज़ रिपोर्ट और एक्सपांड द फॉलोइंग, इसमें आपका दोनों का ऑप्शन रहता है, आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका राइटिंग स्किल्स टॉपिक में आता है डेवलप अ स्टोरी और नैरेट द फॉलोइंग। डेवलप अ स्टोरी और नैरेट द फॉलोइंग में ह्यूज डिफरेंस है। डेवलप अ स्टोरीज में आपको एक नाम दिया जाता है, उसी से आप वही नाम से आपको कंटिन्यू करके स्टोरी डेवलप करना है। आप स्टोरी कैसे भी लिख सकते हो, हॉरर लिख सकते हो, इमोशनल लिख सकते हो, आपकी मर्जी, बट आप स्टोरी अच्छा लिखे, कुछ भी आपको इंक्लूड अजीब सी चीज़ें नहीं करनी है। नैरेट द फॉलोइंग, इसमें आपको आई से चालू करना है। आई सॉ अ वाइट ट्रक पासिंग बाय व्हेन ... मतलब इसके आगे आप कुछ भी स्टोरी कंटिन्यू कर सकते हैं। नैरेट द फॉलोइंग अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको हमेशा आई से ही कंटिन्यू करना है। आई मतलब नैरेट द फॉलोइंग ये आपको टॉपिक बता रहा है कि आपके लाइफ में ये इंसिडेंट हुआ है तो आप क्या क्या कर सकते हो, क्या करोगे। ये भी आपको स्टोरी अच्छे से डेवलप करना है। ये भी आपका 5 मार्क्स का रहता है, 5 मार्क्स का। अगर आपके पास टाइम रहेगा तो आप अप्रॉक्स 1.5 पेज जितना स्टोरी लिख सकते हैं, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप अप्रॉक्स 1 पेजेस में ही कंप्लीट कर दे, वरना आपका लास्ट छूट सकता है पेपर। याद रखिए डेवलपर स्टोरीज में हमेशा आपको नाम मेंशन किया जाता है, डेवलप स्टोरी को करना है। नैरेट द फॉलोइंग, इसमें आपके लाइफ में कैसे हुआ वो इंसिडेंट, उसको हमेशा आई से कंटिन्यू करना है, ये याद रखें। तो इस वीडियो में आपने देखा कि आपका राइटिंग स्किल्स आपको कैसे लिखना है, कैसा फॉर्मेट है। बस मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको राइटिंग स्किल्स अपना इम्प्रूव करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ें, बुक्स रीड आउट करें। अगर आप मूवीज़ भी बोलते हो तो मूवीज़ भी आप एक बार सबटाइटल्स के देखें, फिर एक बिना सबटाइटल्स के देखें, कोट्स पढ़ें, बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश के पढ़ते जाए। अगर आपको अच्छे से राइटिंग स्किल्स में मार्क्स चाहिए, हर एक चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि मेरी जैसी हैंडराइटिंग ना हो, आपकी अच्छी हैंडराइटिंग हो ताकि आपका अच्छे से मार्क्स मिले। आपका मेन है कि आपको एक हैंडराइटिंग इसमें मार्क्स मिलता है, हैंडराइटिंग इसमें, फिर आपका वोकैबुलरी इसमें, फिर आपके राइटिंग स्किल्स इसमें, ये आपके चीज़ों इस पर मार्क्स मिलता है आपको। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो उधर ही आपके मार्क्स चले गए। वोकैबुलरी अच्छी नहीं रही, आपने आई एम गोइंग, आई एम कमिंग ये सब लिखा तो आपका उधर भी रॉन्ग जाएगा। राइटिंग स्किल्स आपको अच्छे से लिखना है, अच्छे से फ्रेम करके लिखना है सेंटेंस आपको। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप अच्छे से लिखिए सब राइटिंग स्किल्स। फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में सजेस्ट करती हूँ आप फॉर्मल लेटर ही लिखिए, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। इनफॉर्मल लेटर में आपको मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। स्पीच और काउंट व्यू एंड काउंटर व्यू उसमें ऑप्शन रहता है, उसमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं। एक्सपांड द आइडिया, न्यूज़ रिपोर्ट, ये दोनों में ऑप्शन रहते हैं, आप ये दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट डेवलप अ स्टोरी और नैरेट द फॉलोइंग, ये दोनों में से आप कौन सा भी एक लिख सकते हो। सो आई होप कि आप अच्छे से फॉर्मल लेटर लिखें, पहले सेंडर्स एड्रेस लिखिए, फिर नेक्स्ट रिसीवर्स एड्रेस लिखें, फिर सब्जेक्ट को अंडरलाइन करें और ING फॉर्म में ना लिखें। और सैल्यूटेशन इसमें डियर का तो बिल्कुल यूज़ ना करें, रेस्पेक्टेड सर या मैडम का यूज़ करें। फिर स्टार्टिंग में अपना इंट्रोडक्शन दें, फिर नेक्स्ट आप एलॉबरेट करें कि क्यों आप रिक्वेस्ट कर रहे हो इस लेटर के लिए। फिर नेक्स्ट आपको थैंक यू, होपफुली ये सब आपको लिखना है। आप होप करते हो कि ये सब हो आपका,
3 पैरा इसमें आपका लेटर कंप्लीट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। फिर लास्ट में योर्स फेथफुली कॉमा, फिर जो लेटर में नाम मेंशन किया जाए वो आपको नाम मेंशन करना है। फिर नेक्स्ट लास्ट में ईमेल आईडी, हर एक एड्रेस के बाद में कॉमा, ये भी आप ना भूले। फुल स्टॉप जहाँ पे नेसेसरी है वहाँ पे, नहीं तो नहीं। तो मैं आप होप करती हूँ कि आप अच्छे से सब राइटिंग स्किल्स लिखें। फिर नेक्स्ट आपका स्पीच हो या वर्बल टू नॉन वर्बल या नॉन वर्बल टू वर्बल हो या एक्सपांड हो या न्यूज़ रिपोर्ट हो, हर एक जगह टाइटल, हेडिंग और लास्ट में उसको हाईलाइट करके अंडरलाइन, ये आप ज़रूर करें। इंट्रोडक्शन अच्छे से दें। स्टार्टिंग में आपको कटिंग पुटिंग नहीं करना है, आपको ऐसा कैंसिलेशन नहीं करना है, स्टार्टिंग में आपको कैंसिल से स्टार्ट नहीं करना है ताकि आपका इंप्रेशन रॉन्ग ना बने। और अच्छे से लिखिए। लेटर आपको एक ही पेज में कंप्लीट करना है, 2 पेज में कंप्लीट करेंगे तो आपको डायरेक्टली 0 मिलेगा। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझा हो, आपको अच्छा लगा हो। So I hope you would like this video, subscribe this video and share this video to every of your friends, and I hope and I will meet you soon. Bye bye.